हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, सब अच्छे से प्रिपेयर करे होगे। लास्ट डे से हम तो अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अभी भी परसेंटेज बनाई जा सकती है, अभी भी आप 100 आउट ऑफ 100 लिए जा सकते हैं। बस आपकी अच्छे से रिवीजन, अगर आपने लास्ट के 15-20 डेज अच्छे से कवर किया सिलेबस को, 2-2 3-3 दिन हर एक सब्जेक्ट को दिए, क्योंकि आपने सब पहले पढ़ा हुआ है। उस चीज़ को बस थोड़ा पॉलिश करना है, कैसे लिखना है, कैसे पेपर में पेपर अटैम्प्ट करना है, बस, है ना। पेपर अटैम्प्ट करने पे मैं एक वीडियो डाल दूँगी 20 के आसपास कि पेपर अटैम्प्ट कैसे किया जाना चाहिए, ताकि अगले वाले पे जो एग्जामिनर है उस पर थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़े और अच्छे मार्क्स दे। ठीक है। अब आपने लास्ट क्लास में कर लिया था ये मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर वाला, एडजॉइंट वाला कर लिया था। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी बता दिए थे। अब डिटरमिनेंट अच्छे से निकालना बताती हूँ। ठीक है। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मास्टर्स में मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया। रिवीजन करने का तरीका बहुत बार बता लिया, अब फिर से बता देती हूँ ताकि कोई नया स्टूडेंट ऐड हो तो उसको पता चल जाए कैसे पढ़ना है। जैसे कोई भी टीचर की क्लास ली, मेरी ली तो ठीक है, किसी और के लिए वो भी ठीक है। मतलब आपको पढ़ना है, कहीं से पढ़ो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैथ्स का काम बिना नोट्स के, बिना कॉपी पेन के नहीं बनता है ना। तो जब आगे जब रिवाइज़ करोगे उनको तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। मैंने भी अच्छे से बना रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे ना। तो इसका बेनिफिशियल क्या होता है कि ये चीज़ें अगर मैं दोबारा पढ़ूंगी तो मुझे याद आएंगी, मैंने ऐसे ऐसे लिखा था, तो मेरी जल्दी वो चीज़ रिकैप होगी। अदरवाइज़ अगर मैं दोबारा बुक उठाऊंगी तो बुक से पढ़ना भी अच्छी बात है, बुक को अपनी हैबिट बनाओगे तो बहुत बेनिफिशियल है। बुक के खुद के नोट्स सफिशेंट होते हैं। उसके बाद क्या करना है, जब क्लास कंप्लीट होगी तो देखो कि हमने क्या पढ़ा। क्या पढ़ा मतलब उस कंसेप्ट से रिलेटेड, जैसे ब्लास्ट वाले में माइनर कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं, माइनर्स कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर्स ने कैसे निकलते हैं, सब बताया था अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उससे पहले वाली क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शंस था, डोमेन कोडोमेन क्या होते हैं, 1 1 2 क्या होता है, सब बताया था। तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए। जब तक याद ही नहीं रहेंगी तो क्या फ़ायदा आगे ऐसे पढ़ने का ना। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। देखो ये मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर बता दी थी मैंने कैसे बनाते हैं। इसमें इसके साथ क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे प्लस ले लिया तो माइनस प्लस, ऐसे ही यहाँ पे माइनस आ गया तो प्लस माइनस, ऐसे ही यहाँ पे माइनस आ गया तो प्लस माइनस। ऐसे अगर जैसे यहाँ पे प्लस हो गया तो माइनस हो गया, तो माइनस के बाद प्लस आना चाहिए। मतलब जहाँ जो यहाँ पे है उससे डिफर आना चाहिए साइड वाले में। ठीक है। तो ये सब इसके कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब डिटर्मिनेंट इसी मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे, किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे, जो माइनस निकाल रहे हैं उसमें भी तो यही कर रहे हैं आप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो उसमें भी वही काम करना है, लेकिन सिर्फ एक मैट्रिक्स, एक रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे मैंने एक्सपेंड किया R1 के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, क्या निकाल रहे हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ए नाम ले लेती हूँ इस मैट्रिक्स का, क्या होगा 1 इंटू, अब ये और ये चीज़ तो मैंने कवर अप कर दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर कर लो हाथ से और पेन की हेल्प से। तो 2 माइनस 1, 1 हो गया, माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 1। देखो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया। अगर इसमें लेते तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है। माइनस ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 1 आ गया, है ना। अब प्लस 1, प्लस 1 के साथ मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया तो आया अपने पास 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू 1। तो 1 माइनस ऑफ 2 3 हो गया, तो ये 6 हो गया, प्लस 1, आंसर आ गया अपने पास -4। अब ये वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, कुछ भी आ सकती है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब, इसकी अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। पीछे पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो थोड़ा दिक्कत है ना। एडजॉइंट कैसे बनाते हैं बता दिया था मैंने, कोफैक्टर्स निकाल के उनका ट्रांसपोज ले दो तो क्या हो जाते हैं, वो एडजॉइंट बन जाते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हो जाता है वो मैट्रिक्स है, दैट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है। 2-3 बार बता ली बातें, क्योंकि आगे आएंगी, है ना। तो इससे अच्छा है कि पहले अपना प्रिपेयर कर लो।
डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मीन्स नॉट ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो हो गया, तो उसको याद कर सकते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद करने का तरीका भी बता दिया ना। डिटरमिनेंट जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर, जब इक्वल टू ज़ीरो है तो सिंगुलर। दिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यहाँ से मेन क्लास स्टार्ट हुई है, सब पहले बता दिया था। अब अगर आप अलोंग इसको एक्सपेंड करना चाहो, फर्स्ट रो के अलोंग किया मैंने एक्सपेंड, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। ऐसे ही सेकंड थर्ड के अलोंग आप एक्सपेंड करके देखना, आंसर सेम आना चाहिए। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। प्लस माइनस का ध्यान रखना है। A11 A22 A12 A12 A21 A23 किसके अलोंग क्या आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा ना। वैसे याद नहीं रखना तो प्लस माइनस प्लस, और उसके साथ में सेम साइन नहीं होना चाहिए, है ना। ये वाली चीज़ मैंने कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो इससे पहले क्लास हुई है, तो उसको अच्छे से देखना है। अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको देखना है, अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखा करो। मैथ्स कर रहे हो, खेल नहीं रहे अपन ना मूवी देख रहे। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो क्या बोलेंगे उसमें, देखो जब कोई दो इक्वेशंस गिवन होंगी, कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1z ऐसे ले लेते हैं। वैसे ही a2 b2y प्लस c2z इक्वल टू कोई d है या माइनस ऑफ d इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। माइनस ऑफ d d1 d2 कर लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो अगर a1 बाई a2 करेंगे और b1 बाई b2 करेंगे तो इसमें तीन कंडीशंस बनती हैं। ये 10th के चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार मैं वो कॉपी उठा लेती हूँ आपको समझाने के लिए। देख चलो वैसे ही बता देती हूँ क्या करना है। अगर a1/a2 किया और b1/b2 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब, और थर्ड वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल नहीं आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहले वाले में नॉट इक्वल, फिर अगले वाले में देखो, पहले वाले में अगर नो, क्या बताना है आपको, अगर ये a1/a2 लिख के बता रही हूँ अच्छे से, अगर b1/b2 नॉट इक्वल टू आ गया ना पहले ही केस में, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। अगले वाली चीज़ चेक ही नहीं करनी। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ बोलेंगे। जहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट, जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये 10th चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख लेना। एक वीडियो डाल रखी शॉर्ट, मतलब जिसमें बेसिक है 10th का, तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। 15-1 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 10th में बहुत छोटा छोटा था तो इस वजह से छोटी छोटी वीडियो ही है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 करेंगे तो देखो एक चीज़ इक्वल है और एक नॉट इक्वल है, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसे ही तीनों इक्वल आ जाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल लाइंस, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब कहीं तक जाते रहो तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तक जाएंगी, है ना। तब कुछ नहीं कह सकते कितने होंगे, तो वो पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशंस होगा। ऐसे ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल आ गई इसका मतलब, अगर 2/2/2 करें तो इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कंप्लीट कवर कर लेगी इसी को। तो क्या बन गई है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब जहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होगी, ये इनकंसिस्टेंट होगी, और ये भी कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन के साथ। ये आएंगे कैसे, गिवन होगा यहाँ पे 2 3 5 ऐसे 4 6 7 ऐसे दे दिया, तो क्या होगा, इक्वल होंगे या नहीं इक्वल होंगे, वो तो कर ही सकते हो, इतना तो काम कर ही सकते हो। आप 2/5 लिख सकते हो, 3/7 लिख सकते हो। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर पहले दो ही टर्म इक्वल नहीं आई इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशंस हैं, और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, सिर्फ एक पॉइंट आएगा अपने पास। a1/a2 किया इक्वल टू b1/b2 किया, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगी और वो नो सॉल्यूशंस होगा, और नो सॉल्यूशन इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट में क्या होगा, इफ़ इट हैज़ वन और मोर देन वन सॉल्यूशंस। यही बताया मैंने, कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब एक सॉल्यूशन है या एक से बहुत ज़्यादा, है ना। यही बात बोली है, यही समझा रखी है, यही लिखी हुई है। ठीक है,
अब करते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या है, इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस कब होंगे, जब एक चीज़ तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। मतलब एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इक्वल में और एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस का ग्राफ कैसे होगा बताओ, पीछे बताया है तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना कैसा होगा। पैरेलल लाइंस होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, मीन्स सेम वही लाइन फिर से आएगी। अब करते हैं आप अपना इनकंसिस्टेंट में। अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो और एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो, तो केस आगे अपने पास कि लीनियर इक्वेशंस तो है, लीनियर इक्वेशंस तो हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट हो सकती है और इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं, तो उसमें ही होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें ए एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो, ए मैट्रिक्स एक्स कोई अदर मैट्रिक्स जो सॉल्यूशंस होंगे गिवन इक्वेशन के इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन होमोजीनियस है इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। याद करने का तरीका समझ आ गया। नॉन सिंगुलर था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ये चीज़ें है ना, जितना रिलेट करके याद करोगे उतनी जल्दी याद रहेंगी, और उतनी जल्दी याद रहेंगी तो उनको भूलने की कैपेबिलिटी उनके कंपैरिजन में कम हो जाएगी जो चीज़ सिंपल याद की है। मैंने याद कर लिया सिंगुलर है डिटरमिनेंट जीरो, सिंगुलर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, है ना, ऐसे मैं पागलों की तरह याद करती रही। अगर मैंने इसी बात को ये ऐसे याद कर लिया कि नॉन सिंगुलर है इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो अपने आप याद हो गया कि सिंगुलर में जीरो आना चाहिए डिटरमिनेंट, है ना। तो वैसे ही नॉन होमोजीनियस है इसका मतलब ए ऑफ एक्स है, ए इंटू एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो होमोजीनियस में क्या आना चाहिए, ए एक्स इक्वल टू जीरो, उसी के आगे से नोट हटा दो तो उसी में से नोट हटा दो, यही बात है। ए का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू बी और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब उस पर भी दो कंडीशंस बना दी इसने कि एडजॉइंट ऑफ बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से निकालेंगे, अभी एक बार याद कर लो कैसे होगा। देखो ये तो पता चल गया कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो कंडीशन आ गई अपने पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट बन गया ना, है ना। तो अब तीनों केस बन सकते हैं यहाँ पे। अब अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इसका मतलब आपको एडजेंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू जीरो नो सॉल्यूशन यानी नॉन से ही रिलेटेड, इक्वल टू जीरो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट। आया कुछ समझ, आई थिंक आ गया होगा। होमोजीनियस सिस्टम जब ये क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होगा, ए एक्स वहाँ पे था नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि वो नॉन होमोजीनियस था, यहाँ पे होमोजीनियस है इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशंस या यूनिक सॉल्यूशंस, सेम ही बात है, और वो कंसिस्टेंट होगा। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट, इसमें नो सॉल्यूशंस वाली बात ही नहीं आई, ठीक है। ये अभी के लिए याद कर लो, आगे क्वेश्चंस में सब क्लियर होगा, अच्छे से डिटेल में करेंगे तब। और जिनका अभी 12th का मैथ हो गया है, जो 22 में अभी एग्ज़ाम देंगे 15-20 दिन के बाद, तो उनके लिए तो ये रिवीजन का काम ही है कि हाँ भी ऐसे ऐसे होता है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई है ना, तो उनको जल्दी जल्दी रिमाइंड करवाने के लिए बेसिक में क्लास डाली जा रही है। फिफ्थ चैप्टर में है क्या, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी में की डेफिनेशन देखते हैं। इफ f be a real valued functions on a subset of real number and let c be point in its domain, then f is continuous function at c if अगर लिमिट x टेंस टू c करेंगे तो एफ एक्स है वो अप्रोच करेगा फंक्शंस पे, कांस्टेंट को पुट कर दो या जो c है उसको पुट कर दो, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूटी में है तो ये कंटिन्यूस होगा एक फंक्शंस की तरह। लेट एफ बी, अच्छे से करते हैं इसी बात को। पहले ये बताओ सब सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स
वेल डिफाइंड में मीन्स जो सबके लिए सेम हो। सबसेट क्या होता है? उसी का छोटा पार्ट। सब मीन्स छोटा। तो अगर ये वाला पूरा सेट है और इसका कोई सबसेट बताना है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये वाला पार्ट भी इसका सबसेट है, और ये बच गया, ये वाला भी इसका सबसेट है। इसका मतलब जो सेट है उसके पार्ट में से उसका कोई छोटा सा भाग है, छोटा सा हिस्सा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए सेट इज नोन एज अ सबसेट। तो सेट से कोई भी पार्ट लिया जाए तो वो सबसेट है। तो अगर आप फंक्शन लेते हैं कुछ ऐसा, कैसे कि रियल वैल्यू फंक्शन है वो ओन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या होती है? फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है। क्या होती है? जब फंक्शंस कोई, जैसे वेन डायग्राम से समझते हैं, अगर कोई फंक्शंस डिफाइन है एक्स से वाई पे, तो ये क्या है? इसकी ये डोमेन है और ये क्या है? रेंज है। अगर हर एक 1 पॉइंट से 1 पॉइंट पे जा रहा है तो ये बोलेंगे 1 1। ऐसे ही इससे इस पे हर एक की एक प्री इमेज मिल रही है तो ऑन टू। जब 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे तो क्या बोलेंगे उसको? बाइजेक्टिव। 1 1 को क्या बोलते हैं? 1 1 का एक निकनेम बताया था मैंने, ऑन टू का भी एक निकनेम बताया था, पेपर में डायरेक्ट आता है, प्रूव करो इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। तो आपको पहले नाम पता होना चाहिए 1 1 है भी या नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता कि इंजेक्टिव किसे बोलते हैं, सब्जेक्टिव किसे बोलते हैं, बाइजेक्टिव किसे बोलते हैं, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि प्रूव करना क्या है। चाहे सारा क्वेश्चन आगे का आता हो, लेकिन यही समझ में नहीं आया कि निकालना क्या है, तो क्या फ़ायदा है उस बात का। और ऐसे रटने वाली चीज़ें फ़ायदे में नहीं रहती, वो थोड़े टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ 10 या 15 डेज। यहाँ भी एग्ज़ाम में धक्के से लिख के आना है कुछ ना कुछ, तो वो वाला काम मत करना। अच्छे से मैथ्स को जितना समझने की कोशिश करोगे उतना इजी बनेगा। जितना जैसे सोचोगे कि नहीं बन रहा तो वो डिफ़िकल्टी बनता जाएगा, क्योंकि पेन कॉपी उठाएंगे नहीं आप, है ना? नहीं, हमारे साथ सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो सब पेन कॉपी उठाते हैं, मुझे पता है। इफ़ एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन एफ है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सी के ऊपर जो पॉइंट लिया है अपन ने। इफ कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। जो भी कांस्टेंट की जो वैल्यू है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, जो पॉइंट अपन ने डोमेन से उठाया है वो उसी के ऊपर डिफाइंड होगा, तो वो इक्वल आनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि एक्स है वो अप्रोच कर रहा है उसी सी को। अच्छा, ये अप्रोच कर रहा होता है कि इक्वल होता है? ये अप्रोच कर रहा होता है, नियर अराउंड, ना कि इक्वल होता है ना? अगर इक्वल नहीं होता तो सीधा लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये सिर्फ अप्रोच कर रहा है। ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। Obviously, if left hand limit and right hand limit and the value of the function at x is equal to c exist, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तभी बताएंगे कि हाँ भाई ये ठीक निकाला है, नहीं निकाला, या इक्वल आया है, नहीं आया ना। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो तो कुछ निकालने का फ़ायदा ही नहीं है। ऑब्वियसली कि लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल और आर एच एल है, वो वैल्यू है फंक्शंस की, वो एक्स इज इक्वल टू सी पे एग्जिस्ट कर रही हैं एंड आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब उससे अगर कोई छोटा पार्ट लिया जाए या उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा लिया जाए तो वो उसी के भी इक्वल आना चाहिए। तो इफ़ अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, मतलब सी में से कोई पार्ट, छोटा सा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, फंक्शन पे अप्लाई कर दो, और अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी में थोड़ा सा पार्ट ऐड कर दो तो सी प्लस कुछ पार्ट एक्स्ट्रा पॉजिटिव साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में फंक्शन के ऊपर, तो अगर वो एफ सी के इक्वल आ जाता है तो इसको बोलेंगे कि देन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब वो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी। तो मेन काम कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या निकालना है कि डोमेन का एक सबसेट हो और कोई ऐसा पॉइंट हो डोमेन में से ही, जब फंक्शन उसको अप्रोच करे तो वो उस सी के इक्वल आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के इक्वल आना चाहिए। वैसे ही अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और जिस भी फंक्शन पे जो भी पॉइंट गिवन है डोमेन का, तो उसके ऊपर अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो आप बता देंगे कि वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर वो इक्वल आ गए तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, अदरवाइज बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर ये इक्वल ही नहीं आए तो बोल देंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर इक्वल आ गए तो बोल देंगे कॉन्टिन्यूस है। इजी सा कॉन्सेप्ट है।
एग्जाम्पल करेंगे जब एक्सरसाइज होगी तब, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस मीन्स यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशंस लग सकते हैं इन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में। एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अलजेब्रा का मतलब यही होता है, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्शंस। तो हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे ये फंक्शंस लगेंगे या डेफिनेशंस लगेंगी नहीं लगेंगी, तो वो देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस, कि हमारे पास एफ और जी है वो कोई रियल फंक्शंस हैं और कॉन्टिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी। देन सम ऑफ टू फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, कि दो फंक्शंस का सम है वो कॉन्टिन्यूस है कब, जब कोई डोमेन से पॉइंट उठाया हुआ है दैट इज सी। और एफ प्लस जी डिफाइंड होगा कैसे, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब अगर एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालेंगे और लिमिट लगा देंगे एक्स अप्रोच टू सी, अप्रोच करेगा यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, जब लिमिट आती है तो अप्रोच दिखाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम में, इक्वल टू सी डैश मतलब सी नेगेटिव कर देगा, ऐसे ही एक्स अप्रोच कर देगा सी पॉजिटिव पे, मीन्स सी से थोड़ा सा पार्ट आगे। तो अगर वो चीज़ें इक्वल में गिवन दी हैं तो इसका मतलब डेफिनेशंस गलत बता रहा है। अप्रोच में जाएगा तो ऑप्शन सही है, तो अच्छे से देखना, अच्छे से हर एक चीज़ को पहले समझने का ट्राई करोगे तो उस चीज़ को अच्छे से पेपर में एनालाइज कर पाओगे कि हाँ ये बात थी, मैम ने ऐसे ऐसे बताया था कि अप्रोच और इक्वल में डिफरेंस होता है या नहीं होता है। आप बताना अपनी तरफ से अप्रोच में और इक्वल में डिफरेंस होता है या नहीं होता। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, दैट इज अगर डिफरेंस बता रहे हैं तो एफ माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइंड है कैसे, एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब जहाँ पे एडिशन वाला रूल था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का है, बस एफ एक्स माइनस ऑफ प्लस ऑफ जी एक्स की जगह पे एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स आ गया, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। अब आगे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, कि कोई भी अगर फंक्शंस की दो की प्रोडक्ट ले जाती है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो डिफाइंड होगा कैसे, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। मीन्स एफ ऑफ जी एक्स अलग अलग था तो आप एफ एक्स और इंटू जी एक्स अलग अलग करके निकालेंगे तो भी वो कॉन्टिन्यूस ही आएगा। मतलब दो की प्रोडक्ट कर दो इंडिविजुअली और उन पे फंक्शंस अप्लाई कर दो तो सेम ही आएगा जब सी एक्स इक्वल टू सी दिया जाए। Quotient of two functions is continuous at x is equal to c provided it is defined at x is equal to c, that is कि क्या होगा कि अगर एफ अपॉन में जी इंटू एक्स किया तो कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना। जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका रीज़न क्या है पता है कुछ आपको, वैसे 11th में आया होगा इंडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में, 7 टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो वहाँ से पता चलता है कि नीचे जीरो क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि नीचे अगर जीरो आ गया तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, जो हमारे लिए कैलकुलेशंस में पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन वर्क में नहीं आती वो चीज़ें, बस उसको एज्यूम कर लिया जाता है कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में अगर 100 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लाख से कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे मिलियन बिलियन कोई मायने ही नहीं रखता इन्फिनिटी पे, तो वो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर एफ एक्स को लैम्डा ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, तो अगर अलग केस बनाते हैं लैम्डा इंटू जी एक्स प्रोडक्ट वाला, तो डिफाइंड होगा लैम्डा ऑफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो जी ऑफ सी बन जाएगा। सिमिलरली अगर लैम्डा ऑफ, तो ये दोनों केस अलग अलग बन गए, सिर्फ एस एक्स किसके लिए, एफ ऑफ एफ जी इंटू एक्स वाले के लिए अलग से बन गया, एफ बाई जी इंटू एक्स वाले के लिए अलग बन गया। अगर इसमें सिर्फ एफ एक्स को लैम्डा ले लेते हैं इस वाले केस में, फिर नेक्स्ट वाले केस में दो केस बनाए थे तो ऊपर दोनों के केस में अलग अलग पुट कर देते हैं। तो लैम्डा इंटू जी डिफाइंड बाय लैम्डा इंटू जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे लैम्डा सिर्फ एक क्या बन गया, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, फंक्शंस की तरह ट्रीट नहीं होगा, एफ एक्स की तरह ट्रीट नहीं होगा, लेकिन उसको अपन एज्यूम कर लिया, मतलब 2 इंटू कुछ कर लो, -2 इंटू कुछ कर लो, तो वो चीज़ भी कॉन्टिन्यूस रहेगी अगर उसके साथ में कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑलरेडी है। सिमिलरली अगर आप लैम्डा अपॉन में जी करेंगे, एफ एक्स की जगह पे लैम्डा पुट करेंगे
तो सिमिलरली इफ लैम्डा अपॉन में जी एक्स इज डिफाइंड एज लैम्डा अपॉन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कब होगा ये कॉन्टिन्यूअस? लैम्डा अपॉन जी एक्स जब x इज इक्वल टू सी बन जाए तो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो इस चीज़ को x वाले को क्या कर लेंगे, नीचे नीचे वाले पार्ट पे कर लेंगे क्योंकि लैम्डा अपन एक सिंपल कांस्टेंट की तरह ले लिया। अब करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरे माइंड में, आप मुझे बताना। पहले ही बता रही हूँ, क्वेश्चन इजी सा है। क्या है क्वेश्चन? डिफरेंशिएबिलिटी, इफ एनी फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हैज़ अ कॉन्टिन्यूटी और नोट, और इसलिए का रेसिप्रोकल है, एवरी डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नोट, या कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट और नोट बताना है आपको। तो डेफिनेशन पहले समझेंगे और उस वाली डेफिनेशन को और इस वाली डेफिनेशन को कंपेयर करना, क्या समझ में आ रहा है वो मुझे बताना, ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम नहीं समझ में आया तो बताओ। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल, चलो डेफिनेशन करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन लोअर क्लासेस। आ गया है डिफरेंशिएशन आपके 11th में आ लिया है या पहले भी आ गया था? 10th तक तो नहीं आया था, 11th में आया था डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो डेफिनेशन करते हैं कि एफ कोई रियल वैल्यू फंक्शन है एंड सी इज़ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। चलो ये बताओ, सी का पीछे पॉइंट लिया था वो डोमेन से लिया था या कहीं और से लिया था, और वहाँ पे एफ रियल वैल्यू फंक्शन था या नहीं था? क्योंकि उन दोनों की डेफिनेशंस को ही कंपेयर करेंगे तभी बता सकते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शंस एग्जिस्ट और नोट, है ना? वही वाली बात बोलेंगे क्या ऐसे ही बोल देंगे कि हाँ भी ये भी तो कॉन्टिन्यूअस था या वो भी डिफरेंशिएबल था? दोनों में अभी तक बात सेम आई है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स एट सी इज डिफाइंड एज, अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो ऐसे डिफाइंड होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी अपॉन एच प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो इसका मतलब आप बता ही नहीं सकते वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। वैसे ही कौन इस वाले क्वेश्चन में क्या, मतलब कंटिन्यूटी वाले में क्या था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यहाँ पे भी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। दोनों बात अभी तक सेम सेम लगी है मुझे। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और अपन निकाल किस पे रहे हैं, सी पे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। सी वहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, यहाँ पे सी है पॉइंट ऑफ डोमेन से, सेम का सेम वैसे वाला। एफ डैश एक्स इज डिफाइंड एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, वहाँ पे सी प्लस एच कर दिया था क्योंकि एच टेंस टू जीरो और एक्स की जगह पे सीधा सीधा सी पुट कर दिया था, जैसे लिमिट में पुट, जैसे कॉन्टिन्यूटी में पुट किया था। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डिफरेंशिएबल ऑफ एफ एक्स का, जो ऐसे लिखा जाता है इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। समझ आया कुछ? दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखो इस वाली बात को ऐसे याद कर लो कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल कर दिया और सिर्फ फंक्शन में एक्स की जगह पे सी पुट कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई, है ना? अब इसमें और फर्स्ट वाले में आप देखना कि कोई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, अगले वाले में मैं बताऊंगी। बट मुझे एक बात पता है और उसको समझाने का तरीका अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की, इस अभी आपने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बताई थी, कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो ऐसे ही अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, लेट यू एंड वी बी टू फंक्शंस ऑफ एक्स, कि यू और वी दो फंक्शंस हैं, कैसे कैसे डिफाइन है, यू प्लस ऑफ वी और प्लस माइनस ऑफ वी, अगर उसका डेरिवेटिव निकाले तो क्या आ जाएगा, यू डैश प्लस माइनस ऑफ वी डैश, मीन्स अलग अलग डेरिवेटिव करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बात सेम आएगी, है ना? ऐसे ही कंटिन्यूटी में आया था। दो की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले की डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, यू वी का डेरिवेटिव करेंगे तो यू एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज़ जो फर्स्ट वाला है उसका डेरिवेटिव, है ना? तो एक को एज इट इज़ रख लो और एक का डेरिवेटिव कर दो। इसमें यू का डेरिवेटिव कर दिया, वी को एज इट इज़ रख लिया, इसमें यू एज इट इज़ रख लिया, वी का डेरिवेटिव कर दिया। यू अपॉन में वी करेंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे होगा, वी स्केयर यू डैश वी, वी स्केयर किया है ना तो वी को एज इट इज़ रखो,
सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, माइनस ऑफ जो फर्स्ट वाला जिसका डेरिवेटिव नहीं किया उसका डेरिवेटिव कर दो, और फर्स्ट वाला एज इट इज, और वहाँ पे v इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये v इज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल रहे। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा कंटेंट, कोई तरीका समझाने का किसी को नहीं समझ आ रहा या फिर अच्छा लग रहा है तो बता सकते हो कि हाँ ठीक है मैम इसी वे से कंटिन्यू करो, या किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप थोड़ा चेंज करो अपना मेथड समझाने का, ताकि जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको समझ आ जाए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इफ़ यू लाइक प्रेस द लाइक बटन। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है तो उसको चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये पिछले वाली क्लास का रिवीजन अच्छे से कर लेना। ओके बाय।